गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये अपना ऑनलाइन इंग्लिश प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर इंग्लिश के हर एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर दिन एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उस टॉपिक की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स, उसकी जो अदर एक्सरसाइज है, वो सब हर एक चीज को यहाँ हम एक्सप्लेन टाइप से पढ़ेंगे। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल इंग्लिश का सबसे बेहतरीन बेस्ट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे आज हम। इस आर्टिकल टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरी एक बात सुनेगा। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टडियों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं एक प्राइवेट ऑफलाइन टीचर भी हूं, तो मैं बच्चों की भावना को जानता हूं कि किस प्रकार से, किस मेथड से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा नहीं कि सर ऑनलाइन हमें समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इस टाइम में तो हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, मतलब डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो आपको ऑनलाइन पढ़ना है और ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप जब भी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते समय आपको एक तो नोटबुक साथ लेकर बैठना है, एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए। और जैसे ही टीचर्स किसी टॉपिक की परिभाषा लिखाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उसकी एक्सरसाइज पहले तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप उतारने की कोशिश कीजिए। आपने उतार लिया, फिर उसे बार बार दोहराइए। आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम सी स्टडी होती है। ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत बचता है, ऑफलाइन में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन बेस्ट नहीं है, दोनों बेस्ट है। मैं ऑफलाइन टीचर भी हूँ और ऑनलाइन टीचर भी हूँ, इसलिए मेरे लिए दोनों स्टडियाँ बेस्ट है। अब हम हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल को पढ़ने से पहले दो चीज़ें देखिए। आपने आज तक देखा कि सर आर्टिकल 3 होते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, 7वीं क्लास, 7वीं, 8वीं, इन कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि सर ए एन द। हमने गुरुजियों से या सरों से, हमारे जो सर हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनसे 3 प्रकार के आर्टिकल सुने, ए एन द। ये बात आपकी सही है। वास्तव में आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन प्रकार 2 होते हैं, टाइप 2 होते हैं आर्टिकल के। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं अंग्रेजी भाषा में, और उन 2 प्रकार के आर्टिकल्स में 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में एक तो द, एक तो और एक एन, और डेफिनेट में आपका द। इस प्रकार से 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, और ये 2 प्रकार भी आपके डिटर्मिनर्स के प्रकार होते हैं। डिटर्मिनर्स का प्रकार होता है आर्टिकल, और आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका ए एन, और इनडेफिनेट आर्टिकल में तो एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आपका द। इस प्रकार से 3 आर्टिकल होते हैं। अब हर एक आर्टिकल को आराम से पढ़ेंगे हम। आर्टिकल के टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक चीज देखनी है कि सर पहले ये दोनों एक साथ पढ़े या ये। तो सबसे पहले हम इस ए आर्टिकल और ए एन आर्टिकल को, दोनों को एक एक को पढ़ते हैं। इन दोनों को पढ़ने के लिए, इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपको एक टॉपिक को और पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का आपने कभी नाम सुना होगा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अंग्रेजी में, इंग्लिश में अल्फाबेट होती है, हिंदी में वर्णमाला। इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा इन दोनों को समझने के लिए। आप कहोगे सर आर्टिकल में अल्फाबेट की जरूरत कहाँ पड़ गई, अल्फाबेट की नीडेड कहाँ हो गई। तो अल्फाबेट के बिना इस टॉपिक को पढ़ना इम्पॉसिबल होता है बेटा। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो ये अपने आप आ जाएगी। जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अल्फाबेट को पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ गई। इंग्लिश में जो अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका वोवेल्स,
सेकंड आपका कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, वोवेल्स, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, वोवेल्स को स्वर कहते हैं। ये दो चीजें हो गई। आपने देखा कि सर वोवेल्स, कंसोनेंट्स, 26 अक्षरों को आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आपने वोवेल्स, सेकंड कंसोनेंट्स। 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। आप कहोगे सर आपने तो हमें फर्स्ट क्लास वाली चीजें पढ़ा रहे हो आप तो। देखो बेटा, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका बेसिक जानना जरूरी है। अगर आपको किसी चीज का बेसिक नहीं आता है ना, तो टॉपिक आपको कुछ टाइम के लिए आ सकता है, लेकिन परमानेंटली वो आपके याद नहीं रह सकता। तो टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए उसका बेसिक जानो। तो वोवेल्स आपको समझ में आ गया, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वोवेल्स होते हैं। 26 में से आपने 5 माइनस कर दिए तो आपके पास 21 बच गए। 21 जो है वो आपके कंसोनेंट्स है, कंसोनेंट्स है। अब बाकी बच गए कंसोनेंट्स, ये 5 वोवेल्स। कंसोनेंट्स व्यंजन, मैंने कहा कि कंसोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे आपके क है, क, ख, ऐसे क के बड़े होते हैं ना, जो क, ख, ग ऐसे। और वोवेल्स क्या होते हैं, जैसे ए, आ, ई, इस प्रकार से। ये वोवेल्स है और ये आपके कंसोनेंट्स है। इतना समझ में आ गया कि सर अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर्स में 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। इतना तो समझ में आया। अब इस टॉपिक में एक टॉपिक और पढ़ते हैं, साउंड। देखो साउंड और देखिएगा, साउंड को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। साउंड हमारे जो मुख के माध्यम से दो प्रकार की प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण। दो प्रकार के उच्चारण होते हैं, एक तो कंसोनेंट साउंड, एक वोवेल साउंड। एक तो कंसोनेंट साउंड होती है, देखो मुख के माध्यम से दो ही प्रकार के साउंड होते हैं, एक तो कंसोनेंट साउंड और एक वोवेल साउंड। ये दो प्रकार के साउंड होते हैं, कंसोनेंट साउंड, वोवेल साउंड। अब आपको ये तो पता है कि वोवेल्स कौन से होते हैं, 5 होते हैं। कंसोनेंट्स भी आपको पता है कि 21 होते हैं, इतना तो पता है। अब साउंड को क्यों पढ़ रहे सर, साउंड को क्यों पढ़ रहे, ये देखिए। मैं किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करूंगा, उसका उच्चारण करूंगा अपने मुख के माध्यम से, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो साउंड आएगी। तो साउंड दो ही टाइप से आती है, या तो वो व्यंजन ध्वनि आएगी या वो स्वर ध्वनि आएगी। वोवेल्स को हम स्वर ध्वनि कहते हैं, या तो वो व्यंजन ध्वनि आएगी या वो स्वर ध्वनि आएगी। अब व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि कैसे आएगी, किसी शब्द को बोलने पर, किसी शब्द का उच्चारण करने पर ये साउंड कैसे निकलती है, ये देखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से देता हूं, जैसे मैंने लिखा कैट, मैंने लिखा डॉग, एलिफेंट, 3 शब्द मैंने लिखे, तीनों का मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं, कैट, डॉग, एलिफेंट। कैट में आपका क आया, डॉग में आपका ड आया, एलिफेंट में आपका ए आया। अब आप ये समझ चुके हो कि सर यहां से कै साउंड आ रही है, और कै साउंड का मतलब कंसोनेंट साउंड, क्योंकि कै आपका व्यंजन साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। डे का मतलब व्यंजन ध्वनि, और ए, एलिफेंट में ए आ रहा है, ए का मतलब स्वर ध्वनि। एक चीज यहां से समझे आप कि सर किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो हमें यह पता चल चुका है कि किस शब्द से किस प्रकार की साउंड निकल रही है, यह आपको पता चल गया। इतना आपको पता चल गया तो देखिए, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साउंड ही है। अगर आपको उच्चारण का पता चल गया ना कि किस प्रकार से, किस शब्द से कौन सा साउंड निकल रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो। मैंने कहा साउंड, साउंड का मतलब ध्वनि।
और ध्वनि दो प्रकार से मैंने निकाली, एक तो कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड, एक वोवेल साउंड। ये दो प्रकार के साउंड है, कंसोनेंट साउंड, वोवेल साउंड। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन ध्वनि। क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनि, इसे स्वर ध्वनि। अब ये तो आप पहचानते हो ना कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ये फर्स्ट क्लास वाली बातें बताने की नहीं है बेटा, कि ए आ ई ये स्वर होते हैं, क ख घ ये आपके व्यंजन होते हैं। अब मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा कैट, मैंने लिखा बुक, ऐसे। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ एलिफेंट, एलिफेंट, ओनियन, ऐसे लिख दिया। आपने देखा कैट, बुक, एलिफेंट, ओनियन। हर शब्द को आप, हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो। उच्चारण करते वक्त आपको पता चला कि यहाँ से क साउंड आ रही है, यहाँ से ब साउंड आ रही है, और यहाँ से ए साउंड आ रही है, यहाँ से ओ आ रही है, ऐसे कुछ साउंड्स आ रही है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार की साउंड यहाँ से निकलती है। इतना समझ में आ गया आपको। इतना समझ में आने के बाद में अब देखो, हम वापस हमारे टॉपिक पर चलते हैं। ए और ए एन, इन दोनों को पढ़ने के लिए इतना हमें पढ़ना पड़ा कि अल्फाबेट होती है, अल्फाबेट के अंदर 26 अक्षर होते हैं, उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, कंसोनेंट और वोवेल्स। कंसोनेंट्स आपके 21 होते हैं, वोवेल्स आपके 5 होते हैं, और फिर उनको साउंड में डिवाइड किया गया कि कंसोनेंट साउंड, वोवेल साउंड, व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि। जैसे कैट, बुक, कैट से कै, व्यंजन ध्वनि, एलिफेंट ए, स्वर ध्वनि। इस प्रकार से ध्वनियां आ रही है ना। तो अब इन दोनों को पढ़ते हैं। अब इन दोनों को एक सेकंड में आप पढ़ लोगे। आपने इतना कुछ पढ़ा है, इतनी कुछ मेहनत की, अगर ये चीज समझ में आ रही है ना, तो इनको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं ये बोल सकता हूं कि ए आर्टिकल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। ये कौन है? कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए आर्टिकल का प्रयोग। आया समझ में? एक तो क्लियर हुआ। अब मैं बोल सकता हूं कि ए एन आर्टिकल का प्रयोग वोवेल साउंड के लिए किया जाता है। दोनों समझ में आ गए। दो ही लाइनों में कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया कि सर जहां कंसोनेंट साउंड आएगी वहां ए आर्टिकल, वहां जहां वोवेल साउंड आएगी वहां ए एन आर्टिकल। कंसोनेंट साउंड से पहले ए आर्टिकल, वोवेल साउंड से पहले ए एन आर्टिकल, ऐसे प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कैट, तो एक कैट, ए बुक, एन एलिफेंट, एन ओनियन, ऐसे इनके पहले प्रयोग हो रहे हैं। मैंने यही तो कहा कि इनकी परिभाषा क्या है, एन आर्टिकल की परिभाषा क्या हुई कि वोवेल साउंड के पहले जिस शब्द के माध्यम से वोवेल साउंड निकल रही है या उस शब्द का उच्चारण करने से वोवेल साउंड आ रही है, तो उसके पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखो ए वोवेल साउंड है, ओ वोवेल साउंड है, तो यहाँ एन आर्टिकल। और यहाँ अगर कंसोनेंट साउंड आ रही है तो ए आर्टिकल। ए और एन आर्टिकल हो, आए समझ में कि ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड के लिए, एन का प्रयोग वोवेल साउंड के लिए। अब आप परिभाषा भी लिख सकते हो कि परिभाषा में लिखा देता हूं, इसको उतारिए आप एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए परिभाषा और लिखते हैं। इतना तो समझ में आ गया। साउंड अगर आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से किस साउंड के आने से कौन सा यूज किया जाता है। साउंड इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको साउंड वाली चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो आप नहीं कर सकते। आर्टिकल साउंड पे डिपेंड होता है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है सबसे ज्यादा। आपको अक्षरों को देखकर नहीं बनना है कभी। जैसे ए आर्टिकल, ए आर्टिकल्स,
ए आर्टिकल्स, इसका प्रयोग कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट्स साउंड, हिंदी में क्या बोलते हैं कंसोनेंट साउंड को? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है, व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता। ये हुई हमारी परिभाषा कि इस आर्टिकल का प्रयोग कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बुक है, जैसे और भी है आपका डॉग है, जैसे और मान लो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी आ गया, जैसे आपका बोर्ड आ गया, और इतने खूब सारे ऐसे कुछ और भी खूब सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने बोला कि बुक, परिभाषा समझ में है कि कंसोनेंट साउंड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कंसोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि। जैसे बुक में आपका बे आ रहा है और बे क्या है? व्यंजन ध्वनि, तो क्या आएगा? ए बुक। आया समझ में? यहाँ पर डॉग तो ए डॉग। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ये आ रहा है तो ए यूनिवर्सिटी। आप कहोगे सर यू दिख रहा है, अरे यू हमारा वोवेल्स है, क्योंकि 5 वोवेल्स होते हैं, 5 में से यू भी एक वोवेल्स है। ये बात आपकी सही है, लेकिन बेटा मैंने कहा कि साउंड पे डिपेंड होते हैं आर्टिकल। किस पे? साउंड पे। यहाँ साउंड कैसी है ये यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रट्टा नहीं मारना बेटा। इंग्लिश समझने के लिए होती है, रट्टे मारने के लिए नहीं होती। यहाँ यू दिखा, आप ए एन नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ साउंड कौन सी आई ये इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ए बोर्ड, बे आ रहा है यहाँ, समझिए? तो इस प्रकार से आपने देखा कि साउंड के ऊपर डिपेंड होते हैं आर्टिकल। यहाँ कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो ए आर्टिकल। आया समझ में? अब ए एन आर्टिकल देखते हैं। तो ए एन आर्टिकल का प्रयोग हम देखते हैं। ए एन लिख देता हूं मैं, यहीं इसी में चेंज कर देता हूं। एन आर्टिकल का प्रयोग, एन आर्टिकल, इस आर्टिकल का प्रयोग वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि के पहले किया जाता है। स्वर ध्वनि के पहले क्या? आपको पता चल गया कि स्वर ध्वनि कौन सी होती है, किस शब्द के उच्चारण करने से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं एग, एप्पल, एलिफेंट, हॉनेस्ट, हेयर, ऐसे कुछ शब्द हो गए। आपने देखा कि ए एन आर्टिकल का प्रयोग वोवेल साउंड के लिए किया जाता है। वोवेल साउंड को हिंदी में स्वर ध्वनि बोलते हैं, कि पहले किया जाता है। पहले जैसे एग, तो ए आया, ए आपका क्या है? वोवेल साउंड, तो इसमें आपका ए एन आर्टिकल। एप्पल, पहले से ए आ रहा है तो ए। आपने देखा एलिफेंट में भी ए साउंड आ रहा है तो एन एलिफेंट। यहां देखा हॉनेस्ट, दिक्कत तो यहां आ गई। आप इसे क्या पढ़ोगे? हॉनेस्ट। आप इसे हॉनेस्ट पढ़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप गलतियां करते हो, आप इंग्लिश पढ़ते तो हो नहीं।
ये हॉनेस्ट नहीं है बेटा, ये ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट। और यहां से कौन सी साउंड निकल रही है? ओ, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है। एच को साइलेंट करने के बाद में ओ दिख रहा है ना आपको, तो ए एन। इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि सर एच आ गया, एच आपका कंसोनेंट साउंड है और एच को देखकर हम ए भर दे। नहीं बेटा, ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं बोलता है कभी, ऑनेस्ट बोलता है। इसलिए ए एन। हेयर, यहां पर भी एच साइलेंट रहता है और ए एन हेयर। इस प्रकार से हो गए। अब आप कहोगे कि सर समझ में तो आया लेकिन कुछ कुछ नहीं आया। वो क्यों नहीं आया वो मैं आपको दिखाता हूं। आप गलतियां ये करते हो कि आप इनको रट लेते हो। एच आया तो ए, ओ आया तो ए एन। इनको नहीं रटना है, आपको साउंड देखना है कि किस प्रकार से किस वर्ड से कौन सी साउंड निकल रही है। उसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में, उसका उच्चारण करने के बाद में कौन सी साउंड आ रही है, तो ये आपको देखना जरूरी है। आप इसको उतारिए। एक बार मैं आपको वो दिखाता हूं जो अपवाद है। आपको मैं अपवाद शब्द दिखाता हूं। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं लिखूं हॉनेस्ट, यहां लिख देता हूं हॉनेस्ट, मैंने अभी लिखा है हॉनेस्ट, हॉनर, हॉनरेबल, हेयर, हावर, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूनियन, यूनिटी मान लो, वन मैन आ गया, ऐसे हो गए। ये शब्द आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसे शब्द है जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये शब्द सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको। तभी मैंने कहा कि अपवाद शब्द है, क्योंकि ये दिखते कुछ और है और इनके साथ कुछ अलग प्रकार का आर्टिकल आता है। जैसे आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को देखा, यूनिवर्सिटी को देखते ही आपके सामने यू आया। क्या आया? यू। और यू देखते ही आप कहोगे सर ये तो वोवेल्स है, और वोवेल्स के लिए आपको पता है ए एन आर्टिकल आता है, आप तुरंत ए एन लगा दोगे। लेकिन नहीं, यहां साउंड ये की आ रही है और ये की साउंड आने के कारण यहां पर ए आर्टिकल आएगा। इसी प्रकार से यहां भी ए आर्टिकल। अब आप इसको पढ़ोगे ओ एन ई एम एन, वन मैन। आप देखोगे सर ओ आ गया ना, और ओ तो वोवेल्स है हमें पता है, और हमें तो सर ने रटाया है कि जहां ओ दिखेगा वहां ए एन आर्टिकल आएगा। मैंने ऐसे नहीं रटाया बेटा, मैंने समझाया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए, उच्चारण करने के बाद में किस प्रकार का आपके सामने उच्चारण आ रहा है, साउंड आ रही है। तो आपने इसका उच्चारण किया वन, वन में व आया, और वह आपका कंसोनेंट साउंड है, यानी कि व्यंजन ध्वनि है, तो ए वन में। ओके, यहां आपने देखा होनेस्ट, होनेस्ट में एच साइलेंट है तो ए एन, यहां भी एच साइलेंट है तो ओनर ए एन, यहां पर भी एच साइलेंट है तो ए एन, एयर में भी एच साइलेंट है तो ए एन, हावर में भी एच साइलेंट तो ए एन। देखो एक चीज तो ये रटने वाली है कि जहां पर भी आपको एच से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो शायद अधिकतर जगह साइलेंट होता। यहाँ पर ओ आ रहा है तो एच साइलेंट है, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कुछ शब्द है जो अपवाद है, ये शब्द अपवाद, ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये आपको याद होने चाहिए कि होनेस्ट आया तो ए नहीं ए एन। क्यों? क्योंकि यहाँ ओ आ रहा है इसलिए एच साइलेंट है। समझ गए? इस प्रकार से आपका ए
और एन का मैंने बेसिक बता दिया कि ए और एन आर्टिकल का ये बेसिक है। अब ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किन नियम के साथ होता है, कुछ नियम से हम पढ़ते हैं। कुछ नियम से कम 7-8 जो नियम है वो हम पढ़ते कि यहाँ तक तो सिंपली टाइप से तो हमने देख लिया, अभी तक तो सिर्फ बेसिक बेसिक देखा है, कंप्लीट आर्टिकल नहीं है। अभी कंप्लीट आर्टिकल होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो इतना समझ में आया कि ए का प्रयोग कहाँ और एन का प्रयोग कहाँ, किन किन नियम्स में, किन किन रूल्स में एन का प्रयोग किया जाता है, ये हम अगली क्लास में देखते हैं। अब ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया ये आपको पता है, क्योंकि मेरा काम था पढ़ाने का, मैंने वो कंप्लीट कर दिया। अब मैंने ये क्लास स्टार्ट करते वक्त बोला था कि आपको एक रफ कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना है, जिससे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको उतारना है। अब इस क्लास को बंद कीजिए और चुपचाप जो मैंने लिखाया उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ गलतियां होगी तो फिर दोबारा पढ़ोगे तो वो सुधार होगी। अगर आपने लिख लिया उसको बंद करके रख दिया तो मेरा यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ बच्चा कितना ही चिल्लाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा उद्देश्य टॉपिक को बोर्ड पे छापना नहीं है बेटा, मेरा उद्देश्य है कि मैंने जो छापा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ गए। क्योंकि टाइम आपको वेस्टेज नहीं करना है बेटा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को लेकर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक पोएट्री सुनाता हूँ कि लाइफ इज द बेस्ट नॉट फॉर रेस्ट ओनली फॉर टेस्ट सोल द बेस्ट। ये लाइन मैं 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार और सुनाता हूँ, आपको समझ में नहीं है कि लाइफ इज द बेस्ट नॉट फॉर रेस्ट ओनली फॉर टेस्ट सोल द बेस्ट। यानी कि जिंदगी बहुत अच्छी है बेटा, भगवान ने बहुत शानदार जिंदगी दी है, जबरदस्त। देख सकते हैं, कुछ फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, मतलब जिंदगी अच्छी है बेटा। जानवर नहीं, हम जानवर हंस नहीं सकते, स्माइल नहीं कर सकते, हम मुस्कुरा सकते। तो लाइफ इज द बेस्ट यानी जिंदगी अच्छी है। नॉट फॉर रेस्ट कब अच्छी है, जब हम आराम नहीं करेंगे। ओनली फॉर टेस्ट कंटिन्यू अभ्यास करेंगे। अगर हम जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, सोल द बेस्ट, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। हर वो चीज मिलेगी हमें जिसकी हम कामना कर रखे हैं, जो हमने सपने देख रखे। तो अब इस क्लास को आपने देख लिया है, एक बार और देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो वापस रिपीट कीजिए इस क्लास को, अपने आप समझ में आएगा। अगली वाली क्लास में हम देखेंगे ए और एन आर्टिकल के नियम, रूल्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। कम से कम 5-6 रूल्स है वो देखते हैं, उसके बाद में ए और एन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में दे आर्टिकल पढ़ेंगे। ओके।